वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जो अगला वीडियो है, अगले वीडियो को मैंने जो इसमें एक्सप्लेन किया है यह आपका है चार्टर एक्ट 1833, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग 1833 यानी जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसको पारित होने के कारण क्या थे। ओके, और साथ ही साथ इस एक्ट के जो प्रावधान थे, जो मुख्य प्रावधान थे, मेन जो प्रोविजन थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें दो टॉपिक है, क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट भारतीय संवैधानिक एवं वैधानिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओके, क्योंकि इसने आगे चल के भारतीय संविधान की रूपरेखा को तय करने में और जो भारतीय प्रशासनिक सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको स्थापित करने में अहम योगदान प्रदान किया। ओके, तो मुख्य प्रावधानों में हम लोग इंग्लैंड से संबंधित प्रावधान, ओके, और उसके बाद भारत से संबंधित, यानी कि भारत से संबंधित जो प्रावधान थे इस 1833 के चार्टर एक्ट में, वो क्या किए गए, कैसे, वो क्या क्या प्रावधान थे, उसके बारे में चर्चा होगी। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के पारित होने के कारण क्या थे। तो देखिए, पहला जो कारण था कि कंपनी का जो 20 वर्षों का जो सम्राट के द्वारा एकाधिकार था वह अब समाप्त हो रहा था, क्योंकि पिछला जो चार्टर एक्ट पारित किया गया था वह 1813 में पारित किया गया था और 20 वर्षों के शासनकाल की समाप्ति हो रही थी। तो कंपनी के अधिकार को बनाए रखने के लिए इन पूर्वी देशों में 1833 के चार्टर एक्ट को पास किया गया, पहला कारण। दूसरा कारण देखिए कि चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार थे, यानी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, कंपनी के भारत के साथ जो एकाधिकार था व्यापार का, उसको समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटेन के व्यापारियों को और लोगों को भारत में व्यापार करने की, और साथ ही साथ कुछ क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनको भी आने की छूट प्रदान कर दी गई थी। लेकिन वह क्या था, वह था कि वह उसके पहले लाइसेंसिंग सिस्टम था, यानी कि लाइसेंस लेके ही आ सकते। और चाइना के साथ, चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा गया था। वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, उसकी समाप्ति कर दी गई। यानी कि चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति पे ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा और ब्रिटेन के लोगों के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव बनाया जा रहा था बार बार कि कंपनी का जो चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार है, चूंकि भारत के साथ समाप्त कर दिया गया था, तो उसको भी समाप्त किया जाए। ओके, जो थर्ड कारण था यह था कि 1830 के जो आम चुनाव ब्रिटेन में हुए थे उसमें टोरी पार्टी की हार हुई थी और व्हिग पार्टी सत्ता में आई थी। ओके, व्हिग पार्टी सत्ता में आई थी और व्हिग पार्टी उस समय ब्रिटेन में जो विचारधारा का विकास हो रहा था, उदारवादी विचारधारा, उस उदारवादी विचारधारा की क्या थी, बहुत बड़ी सपोर्टर थी। ओके, तो ये कारण थे। फिर जो चौथा कारण था वह यह था कि औद्योगिक क्रांति का भारत तथा इंग्लैंड की जनता पर प्रभाव पड़ा। ओके, यानी कि औद्योगिक क्रांति का भारत की जनता पे भी प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ ब्रिटेन की जनता पे भी प्रभाव पड़ा। तो अब वह किसी भी व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के पक्ष में इंग्लैंड के लोग नहीं थे। तो और खास करके उदारवादी विचारधारा की सरकार बनी थी, तो जाहिर सी बात है वह क्या, लेजर फेयर, यानी कि व्यक्ति को ज्यादा महत्व देता है। तो उदारवादी विचारधारा ने क्या किया, व्यापारिक एकाधिकार को कंपनी के समाप्त करें, यानी कि ये भी एक कारण था। अब देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी जो 1830 के बाद व्हिग पार्टी की सरकार बनी, उसमें ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने।
इन्होंने क्या किया था, इनका कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ववत बनाए रखने के पक्ष में थे। चूंकि यह कंपनी के बहुत बड़े सपोर्टर थे और साथ ही साथ यह नहीं चाहते थे कि कंपनी के एकाधिकार को या भारत में कंपनी की जो कंपनी है इसको हटा दिया जाए, इसको समाप्त किया जाए। मगर जो संसद था, संसद का एक बहुत बड़ा बहुमत इसके पक्ष में नहीं था। ओके, यानी कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तो चाहते थे कि कंपनी का जो चीन के साथ व्यापारिक अधिकार है, अगर इनका चलता तो भारत के साथ भी व्यापारिक अधिकार को बनाए रखते। लेकिन जिस उदारवादी विचारधारा के लोग ब्रिटिश संसद में मेजोरिटी में पहुंचे थे, यानी कि संसद की जो मेजोरिटी थी वह इसके पक्ष में नहीं थी। ओके, 1830 में व्हिग पार्टी का सत्ता में आना। ओके, इस दल में लॉर्ड मैकाले था, जो उन दिनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सचिव था। यानी जो लॉर्ड मैकाले था उन दिनों क्या था, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लंदन में थी उसका सेक्रेटरी हुआ करता था, सचिव हुआ करता था। और यह चूंकि बेंथम का शिष्य था, यानी कि जो बेंथम के शिष्य थे जेम्स मिल, इनका ब्रिटेन में काफी प्रभाव था इस समय। ओके, जो जेरेमी बेंथम जिन्होंने कानून की व्याख्या की है, कानूनों को बनाने का काम किया। अब बाद में चल के इन्हीं के शिष्यों में से शिष्यों का एक था लॉर्ड मैकाले, जिसने भारत में इंडियन पिनल कोड लिखा, आईपीसी लिखा, जो आज के भी डेट में चलता है। तो वही बात है कि बेंथम का जो शिष्य जेम्स मिल था वह ब्रिटेन में काफी प्रभावशाली व्यक्ति था और ब्रिटेन की सत्ता पे उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था जेम्स मिल का। और इसने चूंकि ये कि बहुत बड़ा इतिहासकार था और इसने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखने का काम किया। और इसी जेम्स मिल ने क्या किया, भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में, जिसे क्रिश्चियन इतिहास का नाम दिया, डिवाइड करने का काम किया। क्या इस कारण भारत में कंपनी का शासन बनाए रखना उचित समझा गया। ओके, यानी कि एक तो ड्यूक ऑफ जो वेलिंगटन प्रधानमंत्री था वो भी पक्ष में था, बट जो संसद थी इसके पक्ष में नहीं थी। लेकिन जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले, और साथ ही साथ जो बेंथम का शिष्य जो जेम्स मिल था, लॉर्ड मैकाले भी जेम्स मिल का शिष्य था, तो जेम्स मिल इसके सपोर्टर में था। तो इसी कारण क्या कर दिया गया, कंपनी को भारत में बनाए रखा गया। ठीक है, उसके शासन को बनाए रखा गया भारत में। इस पे टिप्पणी किया है मिस्टर बकिंघम ने, एक टिप्पणी की, तर्क दिया कि भारत जैसे एक विशाल देश पर एक संयुक्त स्टॉक एजेंसी का नियंत्रण होना असंगत है। मतलब जब ये हुआ कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बनाए रखा जाएगा, तो मिस्टर बकिंघम ने क्या किया, इसकी आलोचना की और कहा कि एक संयुक्त स्टॉक एजेंसी का, यानी कि एक व्यापारिक एजेंसी का भारत पे नियंत्रण होना काफी असंगत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका उत्तर जेम्स मिल ने दिया, यानी कि जो जेम्स मिल के शिष्य मैकाले थे, मैकाले ने इसका उत्तर दिया। और मैकाले ने कहा कि भारत में कंपनी के शासन का इतिहास तथा भारतीयों के हितों के प्रति उसकी उत्सुकता सराहनीय है। यानी सपोर्ट करते हुए जेम्स मिल ने, मैकाले ने कहा कि भारत में कंपनी के शासन का जो अभी तक इतिहास रहा है तथा भारतीयों के हितों के प्रति जो कंपनी की सोच रही है, जो उसकी उत्सुकता रही है, और ऐसी स्थिति में भावावेश में आकर अगर भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया जाए तो यह उचित बात नहीं होगी। ठीक है, इस तर्कों के साथ भारत में कंपनी के शासन को बनाए रखने का काम किया गया। अब देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके जो मुख्य प्रावधान थे, तो मुख्य प्रावधानों में 2 है। एक है कि इंग्लैंड से संबंधित जो प्रावधान थे, यानी जो इंग्लैंड से संबंधित कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड जो परिवर्तन किए गए और वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और दूसरा जो है वह भारत में क्या परिवर्तन किए गए, इन 2 के बारे में पढ़ा जाए। तो पहले आइए देखिए इंग्लैंड से संबंधित क्या प्रावधान थे, क्या चेंजेस किए गए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो पहला देखिए, चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई। यानी चीन के साथ कहा गया कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था
वह भी समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ भी पूरी तरह जो लाइसेंसिंग सिस्टम थी उसको भी समाप्त करने का काम इस एक्ट के द्वारा कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी ब्रिटेन का या कहीं भी का नागरिक अब भारत में व्यापार कर सकता था, कोई भी क्रिश्चियन मिशनरी आ सकता था, उसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं रही। यानी अब पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो भी रिस्ट्रिक्शन था, लाइसेंसिंग जो सिस्टम था, उसको हटा दिया गया। चूंकि उदारवादी सरकार आई थी तो उदारवादी जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी होती है जो 1991 में इंडिया ने भी अडॉप्ट किया, तो क्या कर दिया, वह टोटल फ्री ट्रेड कर दिया, यानी कि लार्जेस्ट फेयर की पॉलिसी अपनाई। देखिए, और यह भी कहा गया कि आगामी 4 वर्षों तक कंपनी के अंशधारियों को 10.5% की दर से, यानी कि 10.5% की रेशियो से लाभांश देने की व्यवस्था की गई। ओके, लाभांश देने की व्यवस्था की गई, यानी कि अब कहा गया कि धीरे धीरे कंपनी का जो शासन है आगे आने वाले समय में भारत से हटा दिया जाएगा। इसलिए कंपनी के जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो निवेशक हैं, उन्हें घाटा ना हो, उन्हें हानि ना हो, इसके लिए फिक्स कर दिया गया कि अगले 4 वर्षों तक लगातार क्या कर दिया जाएगा, जो कंपनी के प्रोप्राइटर्स हैं उनको 10.5% की दर से लाभांश दिया जाएगा। क्योंकि जब कंपनी के शासन को समाप्त किया जाएगा तो उनके निवेशकों को घाटा ना हो, जिन्होंने इसमें इस ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना मनी इन्वेस्ट किया था। ओके, देखिए, सेकंड है, कंपनी ब्रिटिश सम्राट के ट्रस्टी के रूप में अगले 20 वर्षों तक शासन चलाएगी। और साथ ही साथ ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिश सम्राट के न्यास परिषद के रूप में, यानी कि ट्रस्टी के रूप में अगले 20 वर्षों तक शासन चलाई जाएगी। यानी कि जब 20 वर्षों के बाद जो चार्टर एक्ट लाया जाएगा उसमें अब कंपनी के भारत में शासन पे निर्णय लिया जाए, यानी कि ट्रस्टी के रूप में जो ब्रिटिश सम्राट थे। फिर थर्ड है, लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई, यानी कि लाइसेंसिंग व्यवस्था एबॉलिश कर दी गई। अभी मैंने बताया, यानी कि पूर्वी देशों में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे वह तो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। साथ ही साथ ब्रिटेन के व्यापारियों और जो क्रिश्चियन मिशनरीज या लोगों के लिए अगर इधर आना, पूर्वी देशों में आना होता था तो उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से लाइसेंस लेनी पड़ती थी या बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना पड़ता था, इसको भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। चौथा देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया गया तथा अन्य पद समाप्त कर दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को वह भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया गया। कहा गया कि अब यह एक मंत्री टाइप का होगा, मिनिस्टर टाइप का होगा पार्लियामेंट का, और यह टोटल जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत मिनिस्ट्री होती है, देखभाल करने की काम करती है पूरे डिपार्टमेंट, वैसे भारत मंत्री बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को। और जो अन्य सदस्य थे 5 सदस्य, उनको हटा दिया गया और उनको हटाने की जगह पे उनके स्थान पे 2 कमिश्नरों की नियुक्ति की गई देखरेख के लिए, और इसके सहयोग के लिए क्या किया गया, 2 कमिश्नरों की नियुक्ति की गई। एक चीज छूट गया था, उसको देखिए, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो वह 3 प्रस्तावों पर आधारित था। 2 प्रस्ताव मैंने बताया ही था, पहला चीन से मुक्त व्यापार की छूट पर आधारित था, और साथ ही साथ कंपनी की समस्त पूंजी पर ब्रिटिश सम्राट का पूर्ण अधिकार। और भी कहा गया था कि अब कब, चूंकि इसके धाराओं में कहा गया है कि कंपनी अब क्या करेगी, ब्रिटिश सम्राट के ट्रस्टी के रूप में भारत में शासन चलाएगी, तो कंपनी के समस्त पूंजी पे ब्रिटिश सम्राट का पूर्ण अधिकार रखा गया। और तीसरा था, संसद द्वारा निर्धारित शर्तों पर भारत में कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों तक जारी रखा गया। ओके, यानी कि कुछ शर्तों के साथ कंपनी को क्या कर दिया गया, कहा गया कि आप अगले 20 वर्षों तक शासन करिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाए। ओके, तो चौथा मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को भारतीय मामलों का मंत्री बनाया गया, और साथ ही साथ अन्य सदस्यों को हटा के 2 कमिश्नरों की क्या कर दी गई, नियुक्ति कर दी गई इस मामले में। और साथ ही साथ जो 5वां था, गवर्नर जनरल और काउंसिल को यह निर्देश दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को यह निर्देश दिया गया कि मानवीयता के आधार पे वह भारत में दास प्रथा की समाप्ति करे।
यानी ये एक बहुत बड़ा कदम था। दास प्रथा की समाप्ति करें, और दास प्रथा की समाप्ति के साथ ही साथ यह भी कहा गया कि भारत की जो हिंदू तथा मुस्लिम विधियां हैं, यानी भारत की जो हिंदू और मुस्लिम विधियां हैं उनका सम्मान किया जाए, उनको बनाए रखा जाए, और साथ ही साथ जो भी कानून बनाए जाए उनमें भारतीय हिंदू विधियों को और साथ ही साथ मुस्लिम विधियों को भी लागू करने का काम किया जाए, यानी कि उनका सम्मान किया जाए। जो छठा पॉइंट था यह था कि कंपनी को आदेश दिया गया कि सरकारी सेना में, यानी कि इस एक्ट के तहत कंपनी को यह आदेश दिया गया कि सरकारी सेना में अधिक से अधिक भारतीय सैनिकों को नियुक्त करने का काम किया जाए, यानी कि भारतीय सैनिकों की संख्या सेना में और साथ ही साथ प्रशासन में भी उनको बढ़ाने का काम किया जाए, यानी भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाए और उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए, और भविष्य में क्या किया जाए कि नियुक्ति का आधार योग्यता रखा जाए, चाहे वह भारतीय हो या अंग्रेज हो। इस एवज से अगर देखा जाए तो 1833 का चार्टर एक क्या रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, स्पेशली हर मैटर से। अभी तो हम लोग इंग्लैंड से संबंधित पढ़ रहे हैं। फिर छठा ये था, और ये भी कहा गया कि बाद में चल के जब लॉर्ड मार्ले यानी 1909 में इस संबंध पे टिप्पणी किया था लॉर्ड मार्ले ने, और कहा था कि जो 1833 का अधिनियम था वह सर्वाधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, मानवीयता आधार पर, यानी कि मानवता के आधार पर उदारवादी नीतियों को भारत में स्थापित करने की बात की थी। लॉर्ड मार्ले ने जब 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसमें भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया गया और मुस्लिमों के लिए अलग एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई, यानी कि एक अलग क्या की कर दी गई, एक अलग जो संसदीय क्षेत्र होता है, जो विधायिका क्षेत्र होता है, उसको विधानसभा क्षेत्र उसको बनाने का काम कर दिया गया, यानी कि मुस्लिमों के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई। और उसी बात पे टिप्पणी किया, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट का उपहास उड़ाया लॉर्ड मार्ले ने, और कहा कि 1833 के चार्टर एक्ट ने क्या किया था, मानवीयता के आधार पे जो उदारवादी नीतियां हैं वह भारत में लागू करने की बात ब्रिटिश संसद ने कही थी। तो ये रहा आपका इंग्लैंड से संबंधित जो प्रावधान थे इस चार्टर एक्ट में। ओके, तो यहीं पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो जो रहेगा, चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है 1833 का चार्टर एक्ट, तो अगले वीडियो में 1833 के चार्टर एक्ट में भारत से संबंधित जो परिवर्तन किए गए, जो धाराएं लाई गई, उनके एवज एक्सप्लेन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, उनकी व्याख्या की जाएगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।